जब देश प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है तो दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों को सार्थक कर देने वाली एक सफलता की कहानी को लेकर फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने। और ये कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपने जीवन काल के बहुत लंबे समय को देश की सेवा में यानी कि इंडियन आर्मी में गुजारा है। और वहां से वीआरएस लेने के बाद भी उन्होंने देश सेवा की जो उनकी भावना है उसको जगा के रखा है और फिर से एक सरकारी नौकरी में आए हैं जिससे कि वो लगातार जब तक उनका जीवन है तब तक देश की सेवा करते रहें। तो सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी लोकेश सर, टीचरगण व सभी स्टूडेंट को राम राम कहना चाहता हूँ। मैं जसराम नाम है मेरा और मर्रोली गांव, तहसील होडल, पलवल का रहने वाला हूँ। तो जसराम जी, थोड़ा सा आप अपने परिवार के बारे में बताइए और अपने बचपन के बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए कि कैसे कैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे आप बड़े हुए, कहाँ से आपने स्कूलिंग की, आगे की पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? जी सर, मेरा जो बचपन है वो गांव में ही बीता है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ और मेरी पढ़ाई गांव में से ही स्टार्ट हुई है और वहीं पे हम खेले कूदे और पढ़े हैं। 9th क्लास तक मैं अपने सरकारी स्कूल में गांव में ही पढ़ा था जी। उसके बाद में 10th में मेरे पापा और चाचा अभी भी कंबाइंड परिवार में ही रहते हैं। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई दोनों भाइयों की, लेकिन हमारा परिवार कंबाइंड है। उन दोनों ने स्कूल के वहाँ के माहौल को थोड़ा सा देखते हुए और ये उन्होंने बोला कि भाई अभी इसको आप होडल 10वीं क्लास बोर्ड की है और होडल आर्य समाज स्कूल में मेरे को एडमिशन दिला दिया था जी। और वहाँ उस टाइम तो वैसी सवारियाँ तो थी नहीं, तो साइकिल से ही आना जाना होता था। मैं डेली वहाँ से अपना अप डाउन करता था, पढ़ के वहाँ से आता था। उसके बाद में 10वीं वहाँ से की ठीक ठाक नंबरों से। मेरा एक दोस्त है सुरेश, वो अभी आर्मी में सूबेदार है। बहुत बढ़िया। और उसका मेरे को भर्ती करवाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो सुबह हमेशा मेरे से पहले उठ के आता था और मेरे को आकर के बाहर से आवाज़ लगाता था कि उठ जा भाई, चल दौड़ने चल रहे हैं। और मैं सर्दी हो गर्मी हो 10 मिनट में आऊँ, 15 मिनट में आऊँ, कई बार तो मैं दोबारा भी नींद लग जाती थी तो वो जाता नहीं था जब तक वो दोबारा फिर आवाज़ लगाता था और मेरे को हमेशा साथ लेके जाता था और वहाँ मेरी पूरी मेहनत करवा करके लाता था। और भर्ती मेरे से 2 महीने बाद में हुआ, मैं उससे पहले हो गया। कुछ लक्का भी होता है नौकरी के दौरान और मैं उसको इसमें आपको सभी को संदेश देना चाहूँगा, नई पीढ़ी को, कि ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको दिल से चाहते हो, जो आपको सहयोग करें, मतलब आपके जीवन को बनाने में सहयोग करें, ना कि बिगाड़ने में, किसी स्वार्थ से या आपके जीवन को बिगाड़ने में आपके साथ ना रह रहे हो। इस चीज़ को आप हमेशा पहचानो। और आज भी हम 40 साल उम्र हो गई है हमारी सभी दोस्तों की, जो मेरे दोस्त सर्कल है 4-5, वो आज भी वैसा ही है जैसा हम स्कूल टाइम में थे। तो सर, एक बार हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि आपने आर्मी में कितने दिन सेवा की है और किस पोस्ट से आप वीआरएस लेकर आए हैं? मैंने सर आर्मी में 18 साल 5 महीने की सेवा की है। अच्छा, कौन से सन में आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? मेरी ज्वाइनिंग 1998 में अक्टूबर में हुई थी सर। बहुत बढ़िया। तो 18 साल आपने सेवाएं दी? हाँ सर, 2017 31 मार्च 2017 को मैं रिटायरमेंट आया हूँ और जाट रेजिमेंट में मैं ये सर्विस दे के आया हूँ, जो कि अपना बहुत ही बढ़िया वहाँ पे रेजिमेंट था। एक घर जैसा माहौल मिलता था, वैसा ही खाना पीना मिलता था जैसे हम यहाँ पे इसमें रहते हैं। और इस नौकरी के दौरान भी हमें वहाँ बहुत ही अच्छा सा माहौल मिला रहने के लिए। लेकिन यहाँ घर पे छोटे भाई भी 2 भर्ती हो गए थे तो मैंने मूड कर लिया कि भाई अब थोड़ा सा सिविल साइड से देख लेंगे कोई नौकरी, या घर पे चले। बड़ा होने के नाते मैं फिर 18 साल 5 महीने में रिटायरमेंट लेकर के, जब भाई भी फोर्स में पहुंच गए तो आपने फिर थोड़ा सा घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए मैं बहुत बढ़िया जी घर पे आ गया था। जसराम जी, जो अभी आपको लेटेस्ट जॉब मिली है वो कौन सी मिली है? मतलब आपकी न्यू ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई है, किस फील्ड में हुई है और कौन से बोर्ड के जरिए वो एग्जाम आपने फेस किया था? ये सर मेरी अभी सब इंस्पेक्टर CRPF CPO के थ्रू ये जो ज्वाइनिंग, SSC CPO के थ्रू, SSC CPO के थ्रू ये मेरी जो अभी ज्वाइनिंग हुई है। अभी इसमें जाने में तो बता रहे हैं 2-3 महीने लगेंगे, बाकी मेरी ज्वाइनिंग फाइनल रिजल्ट आ चुका है और SSC CPO के थ्रू ये जी। बहुत बढ़िया। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि CPO के अलावा भी आपके बहुत सारे कई जगह पर सिलेक्शन हो चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपके क्वालिफाई हो चुके हैं। तो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपने इसके अलावा क्वालिफाई कर रखे हैं? SSC CPO 2019 में सर मेरा सिलेक्शन हो चुका है जी। और 2020 का भी मेरा
क्वालिफाई है सर, मेडिकल है बस। बहुत तो बढ़िया। मेडिकल में फिट हूँ, मेरा कोई पॉइंट नहीं है, तो वो भी आप क्लियर ही मानो। जी। मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में सर मेरा MTS भी क्लियर है, SSC MTS। बहुत बढ़िया। और सर मेरा सर्वर ऑपरेटर दिल्ली है जो, वो भी क्लियर हो गया था, लेकिन मैं उसमें मेरी इच्छा नहीं हुई जाने की। इंस्पेक्टर में होने के बाद मैं उसका इंटरव्यू में नहीं गया था, ओके, अपनी मर्जी से ही। ठीक है। और सर मेरा हरियाणा पुलिस में भी अच्छे मार्क्स हैं और 100% मेरा उसमें सिलेक्शन है, बस रिजल्ट आने की देर है। गुड। तो आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने आर्मी से VRS लिया 2017 में, हाँ सर। और आज 2021-2022 चल रहा है सर तो आपने आर्मी से आने के बाद में अपनी ये जो लेटेस्ट जॉब है इसकी तैयारी शुरू की और इसको हासिल भी किया है सर। तो इस बीच में जो ये दौर रहा है, क्या इसमें कोई चैलेंज देखने को मिले आपको जीवन में, या पढ़ाई के दौरान या एग्जाम के दौरान या पारिवारिक जीवन में जो भी चैलेंजेस आए हैं, थोड़ा सा आप एक बार बताइए। सर इसमें बिल्कुल सर चैलेंज ही चैलेंज मिले मेरे को आने के बाद में। मैं वैसे आने के बाद में नौकरी की तरफ नहीं जाना चाह रहा था, तो 2017 में तो मैंने अपना कोई बिजनेस किया था। अच्छा, मतलब आप आर्मी से आने के बाद में आपने बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, नोएडा के अंदर। लेकिन उस बिजनेस में मेरे को घाटा हुआ कुछ। अच्छा। तो वो लाइन देखते हुए मैंने सोचा कि भाई फौजी आदमी को बिजनेस का इतना तजुर्बा नहीं होता, वो मैंने छोड़ के और 2019 में मैंने दोबारा से नौकरी के लिए तैयारी की। अच्छा, तो जैसे किताबों को उठाया होगा, तो मेरा मानना है, हालांकि मैं बिल्कुल डैम श्योर नहीं हूं कि ऐसा होता ही होगा, जैसे 15 से 20 साल आर्मी में बिताने के बाद में एजुकेशन जो है वो बिल्कुल निल हो जाती है, टच जो है वो छूट जाता है। हाँ, तो आपको ये चैलेंज नहीं आया कि मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है, क्या ऐसा लगा आपको? बिल्कुल सर, यही लगा जो आपने बोला है, जीरो से ही स्टार्टिंग हुई मेरी। मैंने जब दोबारा से किताबों को उठाया और अपने जो पहले मेरे से लगे हुए थे मेरे एक दो रिश्तेदार, जैसे हमारे जितेंद्र भाई हैं, वो क्लर्क लगे थे, हमारे जीजा जी हैं केरला से, तो उनसे ही मैंने शुरू में पूछताछ करी कि आपने कहाँ तैयारी करी थी और किस हिसाब से आपने दोबारा से प्रिपरेशन की। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को सब कुछ उन्होंने ही बताया था और कोचिंग के बारे में भी उन्होंने बताया था कि कोचिंग करना इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और उसमें मेरे को वाकई में ही दिक्कत आई, क्योंकि किताबों को जब पढ़ना शुरू किया दोबारा से तो कुछ थोड़ा एज भी ज़्यादा हो जाती है और आदमी को दोबारा से किताब उठाना, 18 साल किताब हम देख ही नहीं रहे और फिर दोबारा से तो समझो कि एक पहली क्लास से स्टार्टिंग हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से सर थोड़ा बड़ा मुश्किल लगा। बुक पढ़ने में ऐसे लगता था कि यार आधा घंटा पढ़ लिया यार, तो छोड़ दे। मतलब हौसला कहाँ से लाए? मतलब शुरुआत करने का जो है, जो पहला एक कहते हैं ना कि जोश में आदमी वो हौसला कहाँ से लेके? हौसला सर वो उस हिसाब से ही आया, क्योंकि वहां से आने के बाद मैं उधर देखा कि उधर कुछ नुकसान भी हो गया उसमें और उधर नौकरी की जरूरत पड़ गई, क्योंकि पेंशन से तो गुजारा हो नहीं सकता आदमी का। तो मैंने सोचा यार अभी जो पैसा है उसी से थोड़े ही जीवन चल जाएगा, कम से कम इतना महंगाई के जमाने में आदमी 50-60 हज़ार प्लस तो होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैंने फिर दोबारा से मैं अगर जॉब में कंपटीशन इतना हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से 3-4 साल लोग भी बहुत इकट्ठे हो गए, फौजियों में भी कंपटीशन हो गया, तो उसमें एक ये देखा कि जो शुरू में 1-2 टेस्ट दिए उनमें मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। अच्छा, जब आपने ये ठान लिया था कि अब मुझे दोबारा से देश की सेवा में उतरना है, जी सर, तो आपने क्या प्लानिंग करी कि किताबों से पढ़ना है, पहले कोचिंग करनी है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या कैसे साथियों के जो है उसमें रहना है, इर्द गिर्द रहना है? हाँ, फैमिली में कैसा माहौल बना के मतलब आपने टोटली क्या प्लानिंग की कि मैं ये कामों को करते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगा? थोड़ा सा अपनी प्लानिंग के बारे में बताइए। प्लानिंग यही रहा कि सर मैं जो शुरू में मेरे को गाइडलाइन मिली थी वो यही मिली थी कि आप कोचिंग स्टार्ट करें जी, और कोचिंग से एक ऐसा मोटिवेशन और वहाँ पे माहौल मिला पढ़ाई का, क्योंकि 5-6 घंटे तो आराम से वहाँ निकल ही जाते थे, अलग अलग चैप्टर के अच्छे टीचर थे तो वो अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करवाते थे। फिर उनसे पूछताछ के या हमें कोई चीज़ कम समझ में आई तो फौजी होने के नाते हमें वो बाद में भी टाइम दे देते थे कि सर इस टाइम के बाद आप आधा घंटा या 20 मिनट हमारे से मिल सकते हो, हम आपको ये बता देंगे। तो इंटरेस्ट तो एक था ही पढ़ने का और टीचरों का उसमें सहयोग रहा। कुछ वहाँ कोचिंग के अंदर मेरे को कम से कम 1 महीने में तो यही समझने में लग गया कि भाई नए लड़कों को तो उस उम्र के हिसाब से दोस्त जल्दी से बनाया नहीं जा सकता, तो फौजी जो भाई थे उनमें से मैं किसका सिलेक्शन करूं कि जो मेरे को थोड़ा सा साथ लेके चले या मेरे को मोटिवेट करे जी। तो करीबन महीना 20 दिन तक मैं क्लासों में ऐसे ही जाता रहा, कोचिंग में आता रहा। उसके बाद में अजय सर से मेरी मुलाकात हुई जी, अपने यहाँ पलवल ही रहते हैं पंचवटी में, तो उनका और मेरा ऐसे विचार मिल गए और उन्होंने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि ये मानो आप बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग है इस नौकरी को दिलाने में।
एक अजय सर हमारे और एक मेरे दोस्त हैं एसआई अपना CISF में, वो मेरे से पहले लगे हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को CPO के लिए वो किया, मोटिवेट किया और नौकरी के बारे में थोड़ी जानकारी दी कि भैया आज 1 लाख का आदमी हूँ मैं, आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत ही फौजी के काम आ जाती है और सीधे आप पेंशन मिला करके 1 लाख के आदमी हो जाओगे। बहुत बढ़िया। तो वो चीज मेरे को एकदम से उसका मोटिवेशन मिला। हाँ, मतलब एक आपने भविष्य को सिक्योर भी समझा और जो आपकी फीलिंग है देश सेवा की वो भी उसमें फुलफिल होती है। हाँ, बिल्कुल फुलफिल। ठीक है। हाँ। और जैसा देखो जो आपने बातें बताई है उनका निचोड़ जहां तक मैं निकाल पा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको एक प्लानिंग ये करनी पड़ेगी कि किन लोगों के बीच में रहना है अगर आपको लगातार मोटिवेट रहना है तो। और उसके अलावा अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। हाँ सर। और उस पर लगातार काम करना पड़ेगा। आप 6 महीने लगातार कोचिंग से जुड़ो, उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ मेरी ठीक से अब उस लेवल पे जा चुका हूँ तो ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। मतलब बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप सीढ़ी पे आ सकते हो। तो जसराम जी एक सवाल और है मेरा कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन से ऐसे बिंदु हैं, 2 से 3 बिंदु आप बताइए जिससे कि वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी में उन बिंदुओं को अप्लाई कर सकें और वो भी सफल हो सकें। यानी कि मुख्य कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनका सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए? सर इसमें जो मैंने अभी आकर के पढ़ा है, दोबारा से ये चीजें देखी हैं। जब शुरुआती टाइम में तो कोचिंगों का जमाना ही नहीं था, लेकिन अभी ये मैंने जो यहाँ पे रीड किया करके, सबसे पहला तो बच्चे का एक ही ध्येय होना चाहिए, जहाँ वो पढ़ने जा रहा है उस गुरु का, उसके दिल में बहुत ज्यादा गुरु का सम्मान होना चाहिए। टीचर को दूसरी नजरों से ना देखे कि भाई ये तो फलाने काम का ही तो अध्यापक है, ये है, उस टाइप से एक तो अध्यापक को ना देखें, अध्यापक को गुरु की भावना से देखें और टीचर से जुड़े रहें। आप घर पे भी हैं तो उनका फोन नंबर रखें, तकरीबन आपके जो टीचर हैं, और उनसे कोई चीज़ पूछनी है और उनसे बातचीत करते रहें। दूसरा क्या है कि जो हमारा क्लास में फ्रेंड सर्कल है, क्लास में हो या वो स्कूल में हो, बाहर कॉलेज में हो, उसको आप इस हिसाब से चुनें कि जो आपको थोड़ा सा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें। जो असलियत तो उसको ही चुने आप, जो बच्चा तैयारी कर रहा हो या तो आपसे थोड़ा आगे हो, कोई और बड़ी मान लो कोई IAS की तैयारी कर रहा हो। हाँ, मैं सर माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। मतलब जसराम जी का कहने का मतलब ये है, और मेरा भी पर्सनली भी देखो यही मानना है कि अगर आप किसी के साथ में रहते हैं या आप अपने रिलेशन में जाते हैं, अपने स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, आपको एक ही चीज से अलर्ट रहना है। आप अपने इर्द गिर्द में उन लोगों को देखिए, अगर कोई व्यक्ति खुद से नेगेटिव है या नेगेटिव बातें करता है या आपको नेगेटिव करने की कोशिश करता है तो 5 मिनट से ज्यादा, 10 मिनट से ज्यादा उसके साथ में समय ना बिताइए, वरना उसका आपके दिमाग पर, आपके दिल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और सर का भी यही कहना है कि आप उन लोगों के बीच में रहिए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हों, ना कि आपको जो बैकफुट की तरफ खींचते हों। सर हाँ, इसमें सर इसमें ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी क्या है कि यहाँ कोचिंग छोड़ने के बाद में मैं साथ साथ जॉब भी कर रहा हूँ, और अभी मेरे को तो परिवार का भी लोड है, नए बच्चों पे परिवार का तो कोई लोड होता नहीं, माँ बाप पूरी सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के लिए, तो किसी के भी माँ बाप। तो मेरे को जॉब को भी देखना था, बच्चों को भी देखना था और पढ़ाई को भी देखना था। और मेरे जो साथी थे मेरे साथ नौकरी कर रहे हैं, वो तकरीबन मेरे को यही कहते थे, अरे तू यहाँ कहाँ पढ़ रहता है, फौज से आकर के भी घर नहीं जाता। मैं वीकली ही घर आता था। अच्छा, हाँ, मतलब जॉब पे रहते थे, जॉब पे रहते हुए वही प्रिपरेशन करता था, संडे को ही एक दिन घर आता था। अच्छा, तो यानी कि परिवार को कम टाइम दे पाया, उसमें मेरा फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा मेरे। तो जसराम जी सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं देते हैं आपको नई नौकरी के लिए, और आप इसके साथ साथ में हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि आप अपनी नई नौकरी की सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? यानी कि कौन कौन वो लोग हैं जो आपकी लाइफ में ना होते तो आपके लिए मुश्किल हो जाता जीवन में इस स्तर तक पहुंचना। सर इसमें सबसे ज्यादा श्रेय तो मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूं। आने के बाद, फौज से आने के बाद जिन्होंने मेरे को इसकी तैयारी करवाई है, तकरीबन मेरे गुरु सब मेरे से छोटे रहे हैं लेकिन मेरे लिए रेस्पेक्टेड रहे हैं, और आज मैं अपनी जो भी मैंने टेस्ट देने शुरू करे हैं, तकरीबन मैं उन टेस्टों को क्लियर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरा सर, मैं अपने परिवार को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। मेरे परिवार ने भी कभी मेरे पे काम का भी लोड नहीं जा रहा। हम एक जिम्मेदार परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा अभी भी जिम्मेदारी ही करते हैं, और फैमिली ने भी कभी इस चीज़ का मेरे पे फोर्स नहीं किया कि आप ड्यूटी पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हो, हमारे पास क्यों नहीं आते। उनको पता था कि वो अभी तो थोड़ी तैयारी में लगे हुए हैं, दोबारा दूसरी नौकरी की है,
तो उनको 1-2 साल मेरे को उन्होंने भी कभी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब जो टाइम आपको अपने फैमिली को, अपने बच्चों को देना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आपने मतलब टाइम चुरा करके आपने ज्यादा अपनी एजुकेशन पे लगाया, तैयारी की सर। तो चलो उसका देखो रिजल्ट आपके सामने है, वो पूरे परिवार का सहयोग है। और सर इसमें ज्यादा मेरे जो 2 फ्रेंड सर्कल था उसका भी काफी सहयोग रहा। एक मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बाकी मेरे गुरु भी मानता हूँ मैं उनको, फरीदाबाद से अमन भाई, उन्होंने मेरे को एसएससी सीपीओ की इंग्लिश की तैयारी कराई, क्योंकि सीपीओ का जो सेकंड टायर आता है पूरा इंग्लिश का ही आता है। हाँ, इंग्लिश और में हमारी उस टाइम की इंग्लिश पढ़ी हुई और अब के बच्चों की पढ़ी हुई में बड़ा फर्क है, तो उस हिसाब से हम उसको इतना पिकअप नहीं कर पाते। लेकिन उसने मेरे को इतना अच्छे से पढ़ाया, अपनी काम को छोड़ करके सुबह जल्दी उठ करके मेरे को 1-1.5 घंटा बुलाता था नौकरी के दौरान वहीं से, और फिर अपने काम पे जाता था। दूसरा क्या है, मेरे दोस्त हैं जो यहाँ देवेंद्र भाई सब इंस्पेक्टर और अजय भाई, और 1-2 दोस्त और भी हैं मेरे जिनके साथ मैं यहाँ तैयारी करता था। पुष्पिंदर है भैया, नए बालक हैं वो, उनका भी जहाँ तक है अभी शायद हरियाणा पुलिस में हो जाना चाहिए, क्लियर हो रहा है उनका सब। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और दिल से उनको हमेशा अपने मतलब जीवन में याद रखूँगा, जो मेरे को इस कामयाब तक उन्होंने पहुँचाया और पढ़ने के लिए मेरे को मोटिवेटेड किया। जसराम जी, जो भी बच्चे अब आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए सर सबसे मेन संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि पढ़ाई कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि जो ले भाई कोई भी आदमी आसानी से किसी चीज़ को कर ले। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम ये एक आसान काम जब बन जाता है, जब हम इसको एक अपने खेल के तरह या अपने जीवन में एक उतार लेते हैं, तो फिर हमें इसमें रुचि आने लग जाती है उस चीज़ को। एक तो बच्चे को एक इसको जो अभी जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहा है उसको अपने रुचि के तौर पे तैयारी करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि पढ़ाई का जो टाइम पीरियड है, मान लो पढ़ा 8 घंटे ले, चाहे 6 घंटे ले, 8 घंटे 10 घंटे, लेकिन पढ़ाई के माहौल में 24 घंटे रहना पड़ेगा उसको। जो माहौल है वो पढ़ाई का ही होना चाहिए उसका। दोस्तों से जो बात हो रही है वो भी पढ़ाई के बारे में, परिवार में कभी हो रही है तो भी पढ़ाई के बारे में, गुरुजियों से हो रही है तो भी पढ़ाई के बारे में। ज़्यादातर उसको पढ़ाई के माहौल में 24 घंटे रहना पड़ेगा जी। ये चीज़ बड़ा मायने रखती है किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए। दूसरा क्या है कि जो बच्चे जैसे क्लास में कोचिंग के दौरान है और हमारी क्लास चल रही है, और उसमें कई बार बच्चा पॉइंट को गुरुजी ने पूछ लिया, भाई जसराम खड़ा हो और ये सवाल का ये जवाब दो, तो कई बार गलत दिख जाता। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको सब सवाल नहीं आते, सब अपने आप में पूर्ण होते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्लास क्या करती है, ज्यादातर उस पर हंस जाती है। ये काम कभी भी स्टूडेंट को नहीं करना है, क्योंकि उसका मोटिवेशन इतना डाउन हो जाएगा, अगली बार वो बच्चा जल्दी से खड़ा ही नहीं होगा। मतलब किसी पर हंसना नहीं है, हंसना नहीं है किसी पर भी। हाँ, कोई बच्चा अगर जवाब दे रहा क्लास में तो उसको और हो सके तो मोटिवेट करो, ताली बजा के, भाई गुड शाबाश, बिल्कुल गलत हो गया पर कोई बात नहीं। अच्छा, एक जैसे कुछ बच्चे ना शुरुआत कर लेते हैं, सोच लेते हैं सरकारी नौकरी में जाने का, लेकिन फिर भी उनके मन में एक डर रहता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। इस डर पर काबू पाने के लिए आप क्या मतलब सलाह देना चाहेंगे? डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन और पॉइंट यही है सर, जिस दिन मैं आपकी कोचिंग में आया था जी, और बोर्ड पे मैंने नाम और फोटो लगे देखे थे ना, जो मतलब दूसरे बच्चों के, उसमें ज्यादातर नए बच्चे थे, लेकिन मेरे दिल में उस दिन ये आ गई थी कि मैं अपना फोटो यहाँ पे जरूर लगवाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो उस ध्येय को लेकर आपका एक टारगेट बन जाता है और आप उस हिसाब से तैयारी कर देते हो। मतलब एक चीज को ठान लो, ठान लेने से कोई भी चीज मुश्किल नहीं हो जाती, उसको आप आराम से कर सकते हो। मेरा एक सवाल और है कि जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कहते हैं कि सर हम लोग ना सरकारी नौकरी पाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ में परेशानियां इतनी हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, फैमिली का लोड है, फैमिली का बर्डन है, और ऐसी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है जिससे हम जो है अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि सर मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी है और मैं तो सरकारी नौकरी तक शायद पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सरकारी नौकरी पाना चाहता हूं? इसमें सर ऐसा है, परेशानी तो एक ऐसी चीज है, इसको कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में परेशानी नहीं है। परेशानी सभी के ही जीवन में है। कोई भी बच्चा इस चीज को पहले तो ये माने ही नहीं कि मेरे जीवन में परेशानी है। दूसरा, परेशानी से दूर होने का आदमी का यही है, एक तो पॉजिटिव रहो आप हमेशा, नेगेटिव कोई चीज़ सोचो ही मत, पॉजिटिव रहो और अपनी पढ़ाई को जैसे भी आप किसी यार दोस्त की मदद से, किसी अपने चाचा ताऊ की मदद से, फाइनेंशियल जिनकी स्थिति अच्छी है उसको बोल दो कि 5-4 हज़ार रुपये की मदद कर दो मेरी,
भाई चाचा जी या ताऊ जी, जैसे मेरा कहीं जॉब हो जाएगी मैं आपको रिटर्न करूंगा, या ना भी कर पाऊंगा मेरी पढ़ाई के मतलब दौर में मेरी एक मदद करो। हिचक जो रहती है बच्चे को, उस हिचक को छोड़ना पड़ेगा, हिचक को पहले छोड़ना अगर पड़ेगा, काम उसको करना है दूर तो। करना पड़ेगा। मतलब जैसे भी किसी से एजुकेशन की सपोर्ट चाहिए तो बेझिझक उससे एजुकेशन की सपोर्ट मांगनी पड़ेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगनी पड़ेगी, है ना। कोई टाइम आपका बचा सकता है तो उसमें सपोर्ट मांगनी पड़ेगी, मतलब हमें झिझकना नहीं है। हाँ, और मैं तो हर आदमी को यह कहना चाहूंगा, जैसे बहुत स्टूडेंट भी बहुत अच्छे घरों से होते हैं जिनके लिए 2-4 हज़ार रुपये कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर कोई ऐसा बच्चा भी है और वो चाहता है कि भाई कोई क्लास में खड़ा होकर बोल दो कि भाई गुरुजी के माध्यम से बोल दो कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है, वो फीस देने में या इसमें असमर्थ है, तो कोई बच्चा ऐसा है कि भाई घर से इसको पढ़ने में मदद कर सके, उसके 5,000 रुपये दे सके, तो ऐसे 1-2 बच्चे जरूर निकले आएंगे जो अपने परिवार से बात करके उसकी फीस दिला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम 2-4 हज़ार रुपए के लिए हमें कभी भी ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि ये हमको दे नहीं पाएगा। ये हमें अगर ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें तो कर देनी चाहिए। साथियों, यहाँ पर मैं भी अपने विचार सर की बात में जो है जोड़ता हूं। आप भले ही कपड़े सस्ते पहन लीजिए, जूते आप सस्ते पहन लीजिए, ब्रांडेड पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दो, अच्छा खाना खाना बंद कर दो, ठीक है, और महंगे शौक बंद कर दो, बाइक का खर्चा बंद कर दो, सारे शौक बंद कर दीजिए, लेकिन अपनी एजुकेशन पर इन्वेस्ट करिए। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। एजुकेशन का जरिया कोई भी हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जसराम जी का जो सरकारी नौकरी पाने तक का सफर है वो हमने पूरी बातें उनकी सुन ली हैं, और मैं उनको धन्यवाद देता हूं यहां पर आने के लिए, और इनको शुभकामनाएं देता हूं नई सरकारी नौकरी के लिए, और प्रभु से कामना करता हूं कि ये अपने जीवन में और अधिक मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और मैं इनके परिवार, इनकी फैमिली को भी शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही सफलता की एक कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।